नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा मौर्य आज आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 के पार्ट 1 को सुनाने जा रही हूँ। अध्याय नंबर 6, सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 5 में सबक नंबर 4 में टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत को जाना। इसी तरह पूरी पुस्तक को सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर 6 सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। चूँकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा लीं और प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है। बाकी इतिहास है। खरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में एक खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वह मालिकों से यह विनती कर सके कि उसे नौकरी से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उसके अनुनय विनय पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से व्यावसायिक रूप से पढ़ा रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा अनुभव और पुरस्कार रहा है। यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज़ हम सभी को पीछे ढकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज़्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज़्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेककर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मनीर कार्प्स के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे, परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ पाते हैं। मेरे अपने अनुभव में
आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बनें और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, जोखिम क्यों लिए जाएं? अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करूं? और मैं जवाब देता हूं, केवल इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प हों। हमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस अध्याय के शुरू में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियां बनेंगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो आपको फाइनेंशियल आईक्यू विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूँ कि मैं परिवर्तन से डरने की बजाय उसका स्वागत कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहूँ, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है, जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों से जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आईं, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा और जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज़्यादा तेज और नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूँ और प्रायः ज़्यादा बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो पुराने विचारों को कस कर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हों। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस नहीं होता है कि वे भी समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने ज़माने में संपत्ति था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि ज़माना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर मैं अपने द्वारा ईजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो से शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वह भी सीख सके। दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके साथ बुरी तरह जल गए थे
और वह अब कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंधों के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश को फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक डूडैड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उनसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो वह कुंठित हो गई, क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उनका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने यह जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वह डाउनसाइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया। यह उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है। वह कक्षा में निवेश के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने यह कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया और वह वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूँ। स्कूल में ज़्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। यह एक तात्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दें उसके बजाय खेल के एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया। उसने कहा कि उसका मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच कुछ आपसी संबंध भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उसके पास बाकी सब चीज़ें थीं। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज़ थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उसके बीच बांटने के लिए कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मज़ा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल डूडैड ही इकट्ठे किए थे। उसने यह महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उनका यह मानना था कि पैसे धेले का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उनके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज़ थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहाँ गया और यह भी पता नहीं चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम
की ही तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज़ फैल गई है। कैश फ्लो नामक यह खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने की हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, तो सवाल यह उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं। यही खेल का लक्ष्य है, खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है, वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्रायः निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज़्यादातर असली ज़िंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली ज़िंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक ही विकल्प था और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वह उसकी योग्यता के बहुत नीचे का काम है और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतज़ार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके आने वाले कार्ड का इंतज़ार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे यहीं बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते रहते हैं, उसे ज़ोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते हैं। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना को फिट कर देता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, सब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं
तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है, इससे हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो आपकी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ का इंतज़ार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो उसी की तरह बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट हरी हो। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार यह याद दिलाना चाहते थे कि जब हम अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सिक्के ढाल रहे थे, तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना था। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है, तो फिर क्या है? माइक और मैं उनसे यह सवाल पूछते थे। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पूंजी है, वह है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। एक प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब भी बन सकता है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी ही रहती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं, और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा ही अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ था, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेज़ी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूं।
एक ऐसे युग का जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा जहां ज़्यादा रोमांच है वहां पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 साल में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा व्यवहार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफ़ी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास नकद पैसा नहीं था। चूँकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज़्यादा नकद थे, जो तेज़ी से बढ़ते हुए बाजार में काम आ रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूँगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने की बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का एक केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया, तो यह सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाज़त दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फ़ीस मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी, और इसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्यवाही शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 का ब्याज मिलाकर उसे दे दिया। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने मेरी संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्यवाही में कुल 5 घंटे लगे थे। तो जब कि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है? 10% ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज़ और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $1,90,000 से ज़्यादा बनाने में कामयाब हो गए थे। इस तरह हर साल की अनुमानित आय
$19,000 हो गई थी और इसका ज़्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस $19,000 प्रति वर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस आमदनी का टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। बचत: आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा और 50% टैक्स के हिसाब से कितना पैसा चुकाना होगा। अपनी फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, यह इसका एक आसान उदाहरण है। खुद से पूछें कि $1,90,000 बचाने के लिए आपका कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगी और शपथ पत्र 30 सालों तक वैध रहेगा? मुझे आशा है कि वे मुझे कभी $1,90,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वे मुझे मूलधन देते हैं और इसके अलावा 30 साल के समय में $1,90,000 दिए जाने से कुल आमदनी $50 लाख से ज़्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और यह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाजार साबित हुआ। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है और एक बार फिर से $2,500 प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदारों के लिए भी यह मुफ्त का सौदा होगा और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। यह एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर $2,000 अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देता हूं। निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूं? मैं नहीं जानता, परंतु यह $100 हर महीने बचाने से बेहतर तो है ही। $100 हर महीने दरअसल $150 प्रति माह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप पर 5% टैक्स लगता है। यह करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह सुरक्षित हो सकता है परंतु स्मार्ट नहीं। आज 1997 में जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ तो बाजार की स्थितियाँ 5 साल पहले की स्थिति से पूरी तरह अलग है। फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की एशिया का केंद्र बन चुका है। जो घर उस समय हमने $60,000 में बेचे थे, आज उसकी कीमत $1,10,000 हो चुकी है। अब भी ऐसे मौके हैं, परंतु अब उनकी खोज करने में बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दुर्लभ हैं, परंतु आज हजारों खरीदार इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बदल चुका है, यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं को ज़्यादा सुनता हूँ और क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? यह आग्रह कम सुनता हूँ। आज के वीडियो में बस यहीं तक जानेंगे। रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 5 के पार्ट 2 को अगली वीडियो में सुनेंगे। वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।